जो है वो आपको सारांश लिखना है और ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। उषा कविता सूर्योदय के ठीक पहले की पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। ठीक है, उषा कविता क्या है? कविता सूर्योदय के ठीक पहले की पल पल परिवर्तित प्रकृति का एक शब्द चित्र है। शमशेर बहादुर शमशेर बहादुर शमशेर बहादुर शमशेर बहादुर सिंह ने बिंबों के द्वारा उषा का चित्रण प्रस्तुत किया है। बिंबों के द्वारा उषा का चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि ने एक प्रभाववादी चित्रकार की तरह उषा कालीन सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि ने उषा के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि ने उषा के सौंदर्य का वर्णन किया है। उसमें प्रातः और भोर के सौंदर्य का समन्वय है। प्रातः और भोर के सौंदर्य का क्या है? समन्वय है। कवि के अनुसार सूर्योदय होने के पूर्व उजास के फैलने के अनेक स्तर होते हैं। सूर्योदय होने के पूर्व उजास के फैलने के अनेक स्तर होते हैं, जो परिवर्तित रंगों के वैविध्य क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह भोर के असमान मूक दृष्टा नहीं है। कवि शमशेर बहादुर सिंह भोर के असमान मुख्य दृष्टा नहीं है। वह भोर की आसमानी गति को धरती की जीवन भरी हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करते हैं, जो गांव की सुबह से जुड़ता वहां सील है। राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालिमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है, भविष्य की उजास है और कालिमा को चीरकर अपने आने का एहसास कराती उषा अपनी सुंदरता के साथ। तो ये हो गया उषा कविता का सारांश हो गया, जो कि वीवीआई क्वेश्चंस है और एग्जाम में आपको 100% यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आप नोट करें या ना करें, हिंदी अगर आपका सपना है नीट क्रैक करना तो कहीं और क्यों जाना, अनअकैडमी है ना। न्यू बैचेज आपको प्रत्येक वीक मिल जाती है, तो आज ही जुड़े अनअकैडमी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपको हजारों में आपको आगे निकलने का बड़ा मौका देती है अनअकैडमी, और अपने सपने को पूरा करने का बिल्कुल आपके साथ खड़ी होती है। यहाँ पे आपको 2 तरह के प्लान मिलते हैं, प्लस और आइकॉनिक। अगर आप सच में क्रैक करना चाहते हैं तो आज ही जुड़े आइकॉनिक प्लान से मैं यही सजेस्ट करूंगा। बात करें फीचर्स की, तो अनअकैडमी की फीचर्स जो है वो अनअकैडमी को अनअकैडमी बनाती है और उससे बिल्कुल अलग करती है। यहाँ पे देखिए फीचर्स की बात करें तो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको फैकल्टी से आपको फेस करने का मौका नहीं मिल पाता है। रेगुलर डाउट सेशन जो है यहाँ पे फैकल्टी ही प्रोवाइड कराते हैं, जो कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पे बात करें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, कोटा के टीचर्स आपको घर बैठे आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं। ठीक है, अगर आपका सपना है कोटा में पढ़ने का तो आपके
ऑनलाइन स्क्रीन पे आपके मोबाइल पे कोटा के फैकल्टी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज होगी, लाइव टेस्ट क्यूजेज होगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी क्लास के साथ ही। और आपको किसी भी तरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यू बैचेज जो है एवरी वीक होती है, तो जल्दी से आपको गेट सब्सक्रिप्शन लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल यूज करें और 10% का डिस्काउंट आपको फ्री में मिल जाएगा। तो सोचे नहीं, आज ही जुड़े अनअकैडमी से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डालें और 10% का डिस्काउंट जल्दी से पाएं। लेट्स क्रैक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित दूसरे पद में, पाठ्य पुस्तक में वर्णित दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। पाठ्य पुस्तक में वर्णित दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह से दिया है। तो इसका आंसर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तुलसी ने इस पद में अपना परिचय एक भिखारी के रूप में दिया है। तुलसी ने इस पद में अपना परिचय एक भिखारी के रूप में दिया है, जो उनके दरवाजे पर सवेरे से ही रट लगाए हुए है। जो उनके दरवाजे पर सवेरे से ही रट लगाए हुए है। वह भिखारी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह भिखारी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक और टुकड़े से मेरा काम चल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक और टुकड़े से मेरा काम चल जाएगा। अर्थात हे प्रभु, मुझ पर जरा सी कृपा दृष्टि कीजिए। अर्थात हे प्रभु, मुझ पे जरा सी कृपा दृष्टि कीजिए, उसी दृष्टि से मैं पूर्ण काम हो जाऊंगा। अर्थात हे प्रभु, मुझ पे जरा सा कृपा दृष्टि कीजिए, उसी दृष्टि से मैं पूर्ण काम हो जाऊंगा। यदि आप कहें कि कोई उद्यम क्यों नहीं करता, यदि आप कहें कि कोई उद्यम क्यों नहीं करता, तो इसका कारण है कि इस भयंकर कलयुग में उत्तम उद्यम का दारुण दुर्भिक्ष पड़ गया है। जितने उद्यम और उपाय हैं सभी बुरे हैं। कोई भी निर्विघ्न पूरा नहीं होता। अतः आपसे मांगना ही मैंने उचित समझा है। तुलसी अपनी उद्यमहीनता के लिए अपने आप को दोषी नहीं मानते, बल्कि कलिकाल को ही दोषी ठहराते हैं। उसके लिए वे तर्क देते हैं कि मैंने कृपालु संत समाज से पूछा कि कहिए मुझ उद्यमहीन को कोई भी शरण में लेगा, परंतु संतों की ओर से एक ही उत्तर आया कि एक कौशलपति महाराज श्री रामचंद्र जी ही शरण में रख सकते हैं। मैं जन्म का भूखा गरीब भीख मंगा हूँ। बस अब इस तुलसी के भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन ही पेट पर खिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका तुलसीदास का हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट VBI क्वेश्चन है, हिंदी शब्द चित्र या रेखा चित्र के विकास का संक्षिप्त परिचय दें। हिंदी के शब्द चित्र या रेखा चित्र के विकास का संक्षिप्त परिचय दें। इस क्षेत्र में बनारसी दास चतुर्वेदी का स्थान क्या है? सर्वोपरि है। इस क्षेत्र में बनारसी दास चतुर्वेदी का स्थान सर्वोपरि है। हमारे आराध्य संस्मरण रेखा चित्र तथा सेतु बंध उनकी महत्वपूर्ण कीर्तियां हैं। श्री राम शर्मा ने जंगल के जीव तथा प्राणों का सौदा लिखकर हिंदी रेखा चित्र को संपन्न बनाया। राम वृक्ष पेनीपुरी के प्रसिद्ध शब्द
चित्रकार माने जाते हैं। उनकी कृतियां लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर हैं। महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र की अभिवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। उनकी प्रस्तुत कृतियां अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा पथ के साथ ही इस क्षेत्र में प्रकाश चंद्र गुप्त, पुरानी स्मृतियां, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्काई, शिवपूजन सहाय, बेदीन के लोग तथा हरिवंश राय बच्चन 10 द्वार से सोपान तक, नीर का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई थी। उल्लेखनीय है। तो ये था इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है पुत्र वियोग शीर्षक, और ये भी आई है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। पुत्र वियोग शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए। राष्ट्रीय काव्य धारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की विशिष्ट कवित्री है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में पुत्र के निधन के बाद मां का हृदय में उठने वाली शोक भावनाओं को कवित्री ने अभिव्यक्ति दी है। पुत्र वियोग पर बेनीपुरी जी ने गांधी नामक गद्य लिखा था। करुणा का भाव पैदा करने में कवित्री की यह कविता खरी उतरती है। कविता में अपने बेटे की मौत के बाद शोकाकुल मां के मन में उठने वाला अनेक निराशाजनक तथा असंयमित विचार तथा उससे उपजी विषादपूर्ण मनस्थिति को उद्घाटित किया गया है। कवित्री अपने बेटे के आकस्मिक तथा अप्रत्याशित निधन से मानसिक तौर पर क्या है, अशांत है। वह अपनी विगत स्मृतियों, वह अपनी पुरानी स्मृतियों को याद कर क्या है, उद्विग्न है, चिंतित है, कुंठित है। एक माँ के हृदय में उठने वाले झंझावात की वह स्वयं भुक्तभोगी है। कविता में कवित्री द्वारा नितांत मनोवैज्ञानिक तथा स्वाभाविक चित्रण किया गया है। वस्तुतः कवित्री ने अपने बेटे की मौत से अपनी दुखिया माँ के शोकपूर्ण उद्गारों का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। ऐसी भक्ति युक्त एवं मार्मिक प्रस्तुति अन्यत्र दुर्लभ है। महादेवी वर्मा की एक मार्मिक कविता इस प्रकार है, जो माँ के ममता को प्रतिबिंबित करती है। आंचल में है दूध और आंखों में है। होगा तो पत्र तो आप आराम से लिख लोगे, लेकिन अगर एप्लीकेशन आ गया तो एप्लीकेशन भी प्रधानाध्यापक के पास आराम से लिख सकते हो। लेकिन आगे में इसी में आ जाता है कि आप जो है मुख्यमंत्री के पास लिखिए या नगर पालिका के पास लिखिए, तो सही प्रारूप नहीं लिखने से आपको नाम मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। हिंदी में होने की वजह से सब लिख तो लेते हैं, लेकिन सही तरीका लिखोगे तभी आपके मार्क्स दिए जाएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये इस पे बताने की जरूरत नहीं है, इस पे आपको आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, वीवीआई जो है कि बाढ़ की समस्या से निजात के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखें। यानी बाढ़ की समस्या से निजात के लिए, छुटकारा के लिए आपको अपने मुख्यमंत्री के पास एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो इस तरह का पत्र कैसे लिखाएगा वो मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल एक डेमो दे देता हूँ ताकि आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, आपसे नम्र निवेदन है कि पटना जिले में मुहाने नदी के किनारे कररा गांव, अब देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, कररा गांव में मेरा घर है। यानी आपको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि आप किस जिले के हैं। ठीक है, और कहाँ पे आपका घर है। ठीक है, घर है, यह गांव नदी के किनारे है। क्योंकि बाढ़ को खतरा दिखा रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका घर, गांव जो है वो नदी के किनारे, तभी तो बाढ़ वहां आ सकती है ना। क्योंकि नदी किनारे रहेगी तभी बाढ़ आएगी। आशंका है कि यह गांव संभावित बाढ़ में जलमग्न हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस स्थान पर 3 किलोमीटर क्षेत्र में एक बांध बनाने का, अब देखो कोई भी पत्र लिखते हो मुख्यमंत्री के पास तो बिल्कुल सटीक पत्र लिखा जाता है कि आपका जो बोल रहे हो उसमें जो है सही सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी में है तो कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
3 किलोमीटर क्षेत्र में एक बांध बनाने का आदेश प्रदान करें ताकि आसपास के गांव भी बाढ़ से सुरक्षित हो जाएंगे। अतः आपसे सादर निवेदन है कि बांध बनवाने की संस्तुति प्रदान कर, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में आपके जो दिए गए वर्ड जितना आप टफ वर्ड यूज करते हैं ना, उतना आपके जो कॉपी जांच करते हैं उन पे इतना प्रभाव डालती है, ठीक है। संस्तुति प्रदान कर क्षेत्रवासियों को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाए। ऐसा मत लिखना कि प्रिंसिपल के पास जैसे लिख देते हो कि बाढ़ से निजात पाने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। ये सब मुख्यमंत्री या नगर निगम के जो लेटर लिखा जाता है उसमें ये सब नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, एप्लीकेशन में। भवदीय, अब यहाँ पे देखिए आपका आज्ञाकारी ये सब मत लिखना, भवदीय लिखना, ठीक है। वो सब प्रिंसिपल वाला में चलता है, आपका आज्ञाकारी छात्र ये सब। यहाँ पे आपको भवदीय लिखना है और अपना एड्रेस, ठीक है, क्योंकि पटना डिस्ट्रिक्ट लिखे हो तो पटना लिख सकते हो, पिन कोड डाल सकते हो और अपना घर करड़ा निवासी पटना, इतना शॉर्ट लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट भी वीवीआई है पटना नगर निगम, ठीक है। पटना नगर निगम को अपने मोहल्ले की सफाई के लिए शिकायत पत्र लिखिए। पटना नगर निगम को अपने मोहल्ले की सफाई के लिए शिकायत पत्र लिखिए। देखिए तो नगर निगम में लिखने का तरीका यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है आपको। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम पटना बिहार, ठीक है। पटना लिखेंगे तो बिहार भी लिखेंगे। विषय मोहल्ले में गंदगी की समस्या। श्रीमान जी, हम कदम कुआं, मैं भी लिख सकते हो आप, मैं कदम कुआं, ठीक है। मैं कदम कुआं के सभी निवासी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम इसलिए लिखा कि एक आदमी यहाँ पे आवेदन नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो है पूरे आप जो है आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका 10 से 20 आदमी का सिग्नेचर लगेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए वर्ड पे चयन होता है, इसलिए मैं की जगह हम लिखें, यानी कि मैं लिख रहा हूँ लेकिन मेरे साथ 10-15 लोगों का सिग्नेचर इसमें है ना। हम कदम कुआं के सभी निवासी अपने मोहल्ले में फैली गंदगी से बेहतर त्रस्त हैं, यानी काफ़ी त्रस्त हैं, ठीक है। वर्ड पर डिपेंड करता है। अब ये नहीं लिखना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, बहुत दिक्कत हो रही है, ये सब वर्ड यूज नहीं करना है। हिंदी में अच्छा वर्ड यूज करना है, ठीक है। बेहतर त्रस्त हैं। हमारे मोहल्ले में हर कोने पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, ठीक है। कचरे का अंबार, ढेर नहीं लिखना है, कचरे का ढेर लगा हुआ नहीं लिखना है, कचरे का अंबार लगा हुआ है जिससे काफ़ी कीड़े और मच्छर हमारे घरों में आने लगे हैं। इन कचरों से बदबू भी काफ़ी आती है, ठीक है। और बहुत लोग बिहारी लैंग्वेज नहीं बोल देना है कि बहुत इसमें खराब महकता है, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। इन कचरों से बदबू भी काफ़ी आती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपना ध्यान हमारे मोहल्ले की ओर आकृष्ट करें। देखिए वर्ड पे डिपेंड करता है, आकृष्ट करें। ये छोटी छोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको स्कूल में भी नहीं बताया जाएगा। और इस समस्या का समाधान जल्द निकालें, वरन देखिए वरन न जाने कितनी ही जाने चली जाएगी। वरन का मतलब ना जाने। आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही हमारे मोहल्ले की सफाई करवा दे। धन्यवाद लिख देना है और नीचे में यहाँ पे आपको अपना डेट डाल देना है, ठीक है। जिस डेट में लिख रहे हो नीचे में डालना है और प्रार्थी लिख देना है, ठीक है। प्रार्थी कदम कुआं के सभी निवासी, ठीक है, पटना। कदम कुआं के सभी निवासी पटना, क्योंकि हम लिखे हैं ऊपर में, क्या लिखे हैं हम। कभी भी नगर निगम के पास सिंगल आदमी का लेटर नहीं लिखा जा सकता है। नगर निगम के पास, मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास लिख सकते हो सिंगल आदमी, लेकिन नगर निगम के पास आप जो मोहल्ले के हो उस मोहल्ले के लोग लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये छोटी छोटी बात आप जो है एप्लीकेशन लिखने में ध्यान देंगे, तभी आपको जो है एप्लीकेशन में फुल मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। में आपका 2 VVI है, लेकिन आप जो है चारों इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ कि शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास कैसे लिखा जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल का एक भी मैं नहीं बताया हूँ, तो ये भी बता देता हूँ ताकि किसी को वहाँ पे दिक्कत ना हो। और जो फॉर्मेट बता रहा हूँ उसमें लिखोगे तो मार्क्स जो है आपके फुल के फुल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर आपका स्कूल का पता लिख देंगे। विषय शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु के संबंध में भी लिख सकते हैं। महाशय, सबने निवेदन पूर्वक कहना है कि
क्योंकि आप बारहवीं के हैं तो मैं बारहवीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से, गरीब नहीं लिखे, क्या लिखेंगे, निर्धन परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ या संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी इतना कम पैसा कमाते हैं कि किसी तरह हमारे घर का खर्च चल पाता है, खर्च जो है वो चल पाता है। वे हमारी पढ़ाई लिखाई का बोझ जो है उठा नहीं सकते। ठीक है, देखिए 3 लाइन में कितना अच्छा से लिख दिया गया है। अगर ये सच में लेटर होता तो आपके प्रिंसिपल पे इसका कितना अच्छा असर पड़ता है ना। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा शिक्षण शुल्क माफ़ करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं सदा जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। क्योंकि प्रिंसिपल के पास लिखा जा रहा है तो ये वर्ड लिखना जरूरी होता है कि मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आभारी का मतलब होता है कि मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा। ठीक है, अब नीचे लिख देना है आपका आज्ञाकारी छात्र या आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, ठीक है, और एड्रेस लिख लेना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे धन्यवाद लिखते हुए आपको नीचे में धन्यवाद लिख देना है। धन्यवाद लिखने के बाद नीचे जो है वो डेट की, एप्लीकेशन की तारीख डाल देनी है धन्यवाद के नीचे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका बसंत ऋतु, और ये आपका VVI निबंध है। ऋतुएं तो अनेक है लेकिन बसंत की सज धज निराली होती है। ठीक है, आई थिंक ये आपको लिखाना कोई जोड़ी नहीं होगा, बसंत ऋतु में बता दिया हूँ, इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि अगर लिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में। आप ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो बसंत ऋतु का। ऐसे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो बसंत ऋतु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नशा उन्मूलन। शराबबंदी जो है वो आपका 2020 के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, नशा उन्मूलन भी आपका VVI, अगर शराबबंदी भी आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, नशा मनुष्य और मनुष्यता का नाश कर देता है। ठीक है, नशाग्रस्त व्यक्ति होश खो देता है, बेहोशी में वह आनंद का अनुभव करता है। कभी कभी क्या होता है, वह सड़कों पर लुढ़क जाता है और कभी कभी तो मारपीट पर उतर आता है। आखिर क्यों करते हैं लोग नशा आदत बन जाती है। नशाखोर अपने को भुलाना चाहता है, वह तनाव मुक्ति चाहता है। नशाखोर मानसिक आनंद चाहता है, वह बोर्नर की कला नेत्रगत करना चाहता है, वह अज्ञानता में रहना चाहता है, वह अशिक्षा को गले लगाना चाहता है, बदनामी से उसे डर नहीं लगता है। नशा उन्मूलन आज आवश्यक हो गया है, लेकिन शहरीकरण से नशाखोरी और भी बढ़ रही है। गांव के लोग भी पीने खाने लगे हैं। नवयुवकों को यदि यह बीमारी लग गई तो उनका भविष्य चौपट हो जाता है। अतः नशा उन्मूलन की दवाइयां खाकर इस रोग को दूर करना होगा। सरकार टैक्स के लोभ में इन रोग कार्यक्रमों को बढ़ावा नहीं दे पाती, गरीबों का घर नष्ट हो जाता है। अतः नशा उन्मूलन से हमारे देश की वास्तविक उन्नति होगी। और इसी में बिहार जो में है, जो आपका नशाबंदी हुआ है, जिसका बहुत लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नशा मुक्ति होना ही चाहिए। पूरे भारत में नशा मुक्ति होना चाहिए, क्योंकि नशा उन्मूलन से ही कोई देश जो है वास्तविक उन्नति करता है। लेकिन टैक्स इतनी ज़्यादा है, लॉकडाउन में आप लोग देखे होंगे कि दारू भी बेची गई थी, दारू की दुकानें खोली गई थी, क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए। ठीक है, तो टैक्स के लिए सरकार बेचवाती है। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको निबंध लिखना है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे अच्छे मार्क्स यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट आपका है VVI बेरोजगारी। आज भारत के सामने अनेक समस्या चट्टान बनकर प्रगति का रास्ता जो है वो रोके हैं। उनमें से एक समस्या है बेरोजगारी। महात्मा गांधी ने इस समस्याओं को, ठीक है, समस्या कहा था। योग्यता के अनुसार काम का न होना। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की बेरोजगारी है। एक वे जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, वे पूरी तरह खाली हैं। दूसरे जिनके पास कुछ समय काम होता है, परंतु मौसम या काम का समय समाप्त होते हैं बेकार हो जाते हैं। ये
आंशिक बेरोजगार कहलाते हैं। और तीसरे जिन्हें योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, यानी जैसे कोई इंसान जो है एमए करके रिक्शा चला रहा है या बीए करके पकौड़ा बेच रहा है, तो ये बेरोजगारी ही कहलाएगी, ये भी बेरोजगारी में ही आता है, जिसे हम लोग आंशिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, इस देश में रोजगार देने की जितनी योजना बनती है वे सब अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण बेकार हो जाती है। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यहाँ जो है पूरी तरह चरितार्थ होती है। बेरोजगारी का दूसरा कारण है युवकों में बाबागिरी का होड़, युवकों में बाबागिरी की होड़। नवयुवक हाथ का काम करने में अपना अपमान समझते हैं, विशेषकर पढ़े लिखे जो युवक हैं दफ्तरी जिंदगी पसंद करते हैं। इस कारण बेरोजगार कार्यालय की धूल जो है वो भागते रहते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली नित्य बेरोजगारी पैदा करती जा रही है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी है, व्यावसायिक प्रशिक्षण का हमारी शिक्षा में अभाव है। चौथा कारण है गलत योजना सरकार को, यानी गलत योजनाएं। सरकार को यहाँ पर चाहिए कि वह लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे। मशीनीकरण को उसी सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि रोजगार के अवसर कम ना हो। आप लोग देख सकते हैं कि बैंक में आजकल पैसा डालने की भी मशीन लग गई है। तो एक तरह से क्या है, ये बेरोजगारी का ही नमूना है, क्योंकि अब जो बैंक क्लर्क की जॉब होती थी वो खत्म हो गई, एक जॉब तो खत्म हो गया। अब जो है एसबीआई में देखते होंगे बहुत सारे बैंक में है कि अब मशीन में पैसा डाला जाता है, एटीएम मशीन रहता है। इसीलिए गांधी जी ने मशीनों का क्या किया था, विरोध किया था, क्योंकि मशीन जो है वो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि एक मशीन जो है कई कारीगरों के हाथ को बेकार बना डालती है। सोचिए, अगर साबुन बनाने का लाइसेंस बड़े उद्योगों को न दिया जाए तो उससे हजारों लाखों युवक यह धंधा अपनाकर अपनी आजीविका कमा सकते हैं। सही बात है, लेकिन बेरोजगारी के दुष्परिणाम अति भयंकर है। खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक है, बेरोजगारी युवक कुछ भी गलत सलत करने पर उतारू हो जाते हैं, वही शांति को भंग करने में सबसे आगे होता है। शिक्षा का माहौल भी वही बिगाड़ते हैं जिन्हें अपना भविष्य अंधकार में लगता है। बेकारी का समाधान तभी हो सकता है जब जनसंख्या पर नियंत्रण लगाई जाए, रोक लगाई जाए, युवक हाथ से काम करें, सरकार लघु उद्योग को प्रोत्साहन दे। ठीक है, और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े तथा रोजगार के आधिकारिक अवसर जुटाए जाए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जो कि कल होगी। तो कल भी आप लोग जरूर क्लास करें, और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन करें ही करें, लेकिन आप जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को, और बगल में जो बेल घंटी है उसके जरूर बजा लीजिए, क्योंकि बहुत बार जो नोटिफिकेशन जो है आपका व्हाट्सएप पे देर से जाता है तो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, अगर यूट्यूब से नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। इस तरह से आपका कभी भी क्लास जो है वो मिस नहीं होगा। ठीक है, दोनों जगह आप बने रहोगे तो कभी भी मिस नहीं होगा, और आप टाइम पे सारी क्लासेज करते जाओगे, आपका कोई भी वीडियो छूटेगा नहीं और आप बाद में परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। बहुत जल्द सब कुछ पूरा कर दूंगा, आर्ट्स वाले का ये पूरा करूंगा, जो शुरू किया हो ना। केमिस्ट्री खत्म हुआ, ठीक है, हिंदी केमिस्ट्री का एक और वीडियो शायद है देना, है ना, और हिंदी भी आपका खत्म के कगार पे है, इंग्लिश भी आपका जो है खत्म के कगार पे है। ठीक है, तो फिजिक्स का भी 3 पार्ट दे दिया हूँ, तो जल्दी जल्दी सब कर रहा हूँ। बायोलॉजी का 1 ही पार्ट दिया हूँ अभी, मैथ का भी जल्दी से करना है। तो आप लोग जो है जितना जल्दी आप लोग पढ़ें, और जैसा कि आप लोग को बता रहा हूँ कि सब कुछ यहाँ पे कराया जा रहा है, और अपने तरफ से आप लोग तैयारी भी पूरी रखें। ठीक है ना, सब कुछ जो सुबह की वीडियो में बताया था कि कैसे तैयारी करना है, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वो भी जाके देख लीजिए कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन कहाँ से देता है। इसका मैं वीडियो बनाया था, तो अगर आप नहीं देखें कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन कहाँ से सेट करता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर अभी देख लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से सेट होता है और 2021 में क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सुन भी लेंगे तो आप लिख लीजिएगा। नवयुवक यदि नशे का सेवन करता है तो उसका भविष्य जो है अंधकार में मिल जाता है। नशे से ग्रस्त व्यक्ति को देखकर कुत्ते भी भूकने लगते हैं। अतः
नशा उन्मूलन करना ही होगा। जड़ से नशे की आवश्यकता और उपयोगिता को उखाड़ना होगा। नशा करने वाले खैनी, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, वे शराब सस्ती और महंगी पीते हैं, वे गुटखा खाते हैं, वे जर्दा वाले पान खाते हैं, वे दारू और सोमरस का सेवन करते हैं, वे भांग, गांजा, अफीम खाते पीते रहते हैं। हीरोइन तो बुद्धि का नाश कर देती है। नशेबाज की शरीर दुबली पतली होती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वे बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। अफीम खाने वाले पर तो सांपों का भी जहर असर नहीं करता। नशेबाजी का जीवन दुखी हो जाता है, बोलने का तौर तरीका आक्रामक हो जाता है, स्वास्थ्य नीचे गिर जाता है, कैंसर, डायबिटीज एवं चीनी की बीमारी उन्हें हो जाती है, और यदि नहीं संभले तो मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है, और धन का तो नाश तो होता ही है। पारिवारिक एवं सामाजिक शांति खतरे में पड़ जाती है। आगे चलकर नशेबाज रंगदारी पर उतर जाते हैं, दादागिरी उनका पेशा बन जाता है, बाद में वे नेता भी बन जाते हैं, और नशाखोरों की भूख मर जाती है। हाँ, काम शास्त्र कला में प्रवीण भी अवश्य बन जाते हैं। बुद्धि का ह्रास हो जाता है। नशाखोर घर में अपनी स्त्रियों को खूब पीटते हैं। स्त्रियों पर हाथ उठाना तो एक पागलपन का लक्षण है। नशाखोर का जीवन संतुलित नहीं रह पाता। आखिर क्यों करते हैं लोग नशा? नशा आदत बन जाती है। नशा खोर कैसे लिखना है उसका मैं सॉल्यूशन भी दे देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेता हूं कि पत्र कैसे लिखना है जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और मासिक शुल्क माफ करने में के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र कैसे लिखता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डेट के हिसाब से मैं वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका 15 नवंबर लिखा हूँ, हालांकि आज 16 नवंबर है। ठीक है, तो प्रिय भाई आपको इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। तुम्हारा पत्र मिला, तुमने लिखा कि 15 नवंबर को मैं राजगीर आऊँ। मुझे याद है कि 15 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है, और इसलिए तुमने मुझे घर आने के लिए लिखा है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पे आऊँगा जरूर। देखिए, मैं तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि तुम्हारा भावी जीवन मंगलमय एवं सुखद हो। तुम्हारी जीवन वाटिका में सदैव सुगंधित और मनोहर फूल खिलते रहें। ईश्वर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। इसी अवसर के उपलक्ष्य में मैं तुम्हारे लिए हिंदी के महत्वपूर्ण काव्य पुस्तक के उपहार स्वरूप रजिस्टर्ड डाक से भेज रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इन पुस्तकों में निहित ज्ञान राशि को जीवन के व्यवहारिक रूप में उतारने, अपने जीवन की आदर्श दिशा निर्धारित कर सकोगे। तुम मेरे द्वारा भेजी गई इन पुस्तकों को मेरे आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करोगे। उसके बाद अपना नाम लिख देना है, तुम्हारा भाई। ठीक है, चंदन कुमार, जो भी आपका नाम। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपका जो भी कॉलेज दे सकते हैं, द्वारा वर्ग शिक्षक। उसके बाद महाशय लिखना है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, श्रीमान से निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का निर्धन छात्र हूँ। मैं इंटर में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। अल्प मजदूरी भत्ता मिलने के कारण उन्हें परिवार चलाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह का लैंग्वेज दीजिएगा तो नंबर आपको अच्छा मिलेगा। मुझे पता है कि आप लोग को लिखने आता है, लेकिन मैं जानबूझकर लिख दिया हूँ। हम 3 भाई बहन हैं, तीनों विभिन्न विद्यालयों में पढ़ते हैं। हम तीनों को पढ़ाने में पिताजी को बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं पढ़ लिख कर देश का सुयोग्य नागरिक बनना चाहता हूँ। आपकी कृपा के बिना ऐसा संभव होता नहीं दिखता। अतः श्रीमान से करणबद्ध प्रार्थना है, मेरा मासिक शुल्क माफ कर मुझे शिक्षित होने का सुअवसर प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र नीतीश कुमार, जो भी आपका नाम है। और साथ ही में आपको नीचे में अपना पूरा क्लास लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है, और डेट भी दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण करें। ठीक है, संक्षेपण करें। चरित्र निर्माण जीवन की सफलता की कुंजी है। जो मनुष्य अपने चरित्र की ओर ध्यान देता है, ठीक है, जो मनुष्य अपने चरित्र की ओर ध्यान देता है, वही जीवन क्षेत्र में विजयी होता है। चरित्र निर्माण से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति का विकास होता है जो उसे जीवन संघर्ष में विजयी बनाती है। ऐसी शक्ति में वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वह जहाँ कहीं भी जाता है, अपने चरित्र की शक्ति से अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। उसे देखते ही लोग उसके व्यक्तित्व के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। उसके व्यक्तित्व में सूर्य का तेज, आंधी की गति और गंगा के प्रवाह की अबाधता होती है। इसका संक्षेपण कैसे करेंगे, इसका ही मैं आंसर दे।
तो संक्षेपण में आपको ध्यान रखना है कि पहले तो शीर्षक का नाम लिखना रहता है, तो शीर्षक का नाम लिखेंगे और जितना वर्ड है उतना काउंट कर लिया जाता है। तो देखिए काउंट करने पे टोटल वर्ड कितने हो गए 101, और 101 को अगर 3 से भाग दीजिएगा तो ये आपका 30 और 33 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 33 वर्ड हो गया, 33 या 99, 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपको 1/3 शब्दों में ही लिखना रहता है, 1-2 शब्द ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कितने शब्दों में, 34 शब्दों में। और उसके बाद पढ़कर एक टाइटल आपको दे देना है। तो शीर्षक यहाँ पे दे दिया गया है चरित्र का महत्व, चरित्र का। तो चरित्र निर्माण में मनुष्य में संघर्ष शक्ति आती है। चरित्र के माध्यम से ही व्यक्ति जीवन में सफल और विजयी होता है। चरित्रवान अपनी अबाध प्रगति से सबको प्रभावित करता है तथा सभी उसके सामने नतमस्तक होते हैं। तो इस तरीके से ही आपको संक्षेपण करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सही जोड़े का मिलान कीजिए। ठीक है, सही जोड़े का आपको मिलान करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है और इसके सामने मिलान करना है। तो इसको डायरेक्ट मैं आंसर के पास ले जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। पृथ्वी का हो जाएगा नरेश सक्सेना, बोधा सिंह हो जाएंगे उसने कहा था, कवितावली का तुलसीदास, और कमायनी का जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये आपका सही मिलान हो गया और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और ये आज का VBI। नेक्स्ट है आपका किसी एक विषय पर निबंध लिखें। पहला आपका है आपका प्रिय त्योहार, आपके प्रिय कवि, इंटरनेट से लाभ एवं हानि। ठीक है, तो इससे मैं VBI तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। कभी कभी होता है कि कोई टॉपिक आपको लिखना तो एक ही है, हो सकता है आपका प्रिय त्योहार आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी जरूर नोट कर लेना। मैं तो बोलूँगा सबको नोट करना, ठीक है, लेकिन कुछ लोग शॉर्ट में भी शॉर्ट चाहते हो तो देखिए शॉर्टकट थोड़ा रिस्क होता है, इसलिए मैं जितना दे रहा हूँ पूरा आप लोग नोट करके गर्दा करके याद कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आप नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ उस नोट्स को शेयर ना करें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसे अपने पास रखें, अपने दोस्तों के साथ या अपने किसी शिक्षक के साथ वो नोट्स को शेयर ना करें। शिक्षक उसे उसका यूज कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, अपनी नोट्स को अपने पास रखें। कोई आपसे नोट्स मांगे तो आप बोलिए, उस चैनल पर जाके क्लास कीजिए, अपने नोट्स दोस्तों के साथ शेयर ना करें। ये आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट। आई थिंक इसका आंसर देना जरूरी भी नहीं है। प्रिय त्योहार तो आप लिख ही सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊं वो लिख सकते हो। दशहरा दिवाली हाल ही में खत्म हुआ है, अब दिवाली पे लिख सकते हो। प्रिय कवि पे कोई भी कवि आप हिंदी के लिख सकते हैं, तुलसीदास, कुछ भी लिख सकते हैं। इंटरनेट से क्या लाभ है और क्या हानि है आप खुद लिख सकते हैं कि इंटरनेट से जहाँ लाभ है वहीं इंटरनेट से हानि भी है। इंटरनेट से लोग बच्चे पढ़ते हैं, ये भी एक लाभ है। आज आप यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट का ही लाभ है। जियो नहीं होता तो या इतना सस्ता इंटरनेट नहीं होता तो आप आई थिंक आप क्लास नहीं कर रहे होते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सप्रसंग व्याख्या करें, यानी कि इसका व्याख्या करना है। आशामयी लाल किरणों से अंधकार चरी चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का एक मित्र है। ये सप्रसंग आपको व्याख्या करना है। इसका आंसर मैं यहाँ पे दे दे। ये रहा आपका आंसर। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध मार्क्सवादी कवि गजानन माधव मुक्ति मोधक कवि ने लाल लाल किरणों का प्रयोग करके समाजवाद के अर्थ में किया है। आज की दुनिया आर्थिक विषमता और शोषण का अंधकार छाया हुआ है। कवि आशान्वित है कि समाजवाद के प्रसार से ही वह अंधकार दूर कर सकेगा। समाजवाद रूपी तीव्र आलोक के विश्व में फैले आर्थिक वैषम्य और शोषण तथा अन्याय के अंधकार को काटने में समर्थ है। कवि आशा करता है कि इस अंधकार के समाप्त होते ही सर्वत्र स्वर्गिक शांति विराजमान हो जाएगी, वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग का राज स्थापित हो जाएगा। कवि कहता है कि मार्क्सवाद ही शोषितों का मित्र है, समाजवाद ही विश्वव्यापी अन्याय और शोषण के अंधकार को मिटाकर नए समाज की रचना कर सकता है, जिसमें सब समान होंगे, सबको समान अधिकार होंगे और सब सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका भी आपको सप्रसंग ही व्याख्या करना है।
तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, जिन पर है बे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जिन पर है बे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो इसका यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेने में इसका बन नहीं पाएगा। प्रस्तुत सार गर्भित वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित हार जीत शीर्षक गद्य कविता से लिया गया है और ये VVI है। ठीक है, इसके रचनाकार हिंदी के प्रसिद्ध गद्यकार एवं कवि अशोक वाजपेयी हैं। प्रस्तुत वाक्य में कवि ने राजनीतिक झूठ को अनावृत किया है। शासक एवं सत्ताधारी वर्ग अपनी हार की घोषणा नहीं करता, यह अपनी हार को भी विजय के रूप में प्रस्तुत करता है। यह अपनी हार को भी विजय के रूप में प्रस्तुत करता है और यह हार को भी विजय के रूप में प्रस्तुत करता है और अपनी प्रजा को भ्रम में रखता है प्रज्ञा तो समझती है कि शासक की जीत हुई है। पर वास्तविकता दूसरी होती है। शासक अपनी हार को जश्न के माध्यम से प्रजा तक जीत के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर से सुनिएगा, शासक अपनी हार को जश्न के माध्यम से प्रजा तक जीत के रूप में प्रस्तुत करता है और उसे यह स्वीकार करने पे मजबूर करता है कि वह बलवान तथा समर्थ है और उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती, और लास्ट लाइन है, प्रस्तुत वाक्य काव्यात्मक व्यंग का उत्कृष्ट निदर्शन है। पहला क्वेश्चन है आपका, गैंग्रीन क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया। ठीक है, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है, बिस्की मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है और बजीरा सिंह कौन है। तो यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ और ये भी बताता चलता हूँ कौन आपका VVI है, तो बिल्कुल सभी को नोट करना यहाँ पे शुरू कीजिए। यहाँ पे देखिए, गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक प्रकार का रोग है जिसमें पैर में गहरा घाव हो जाता है और फैलता है। ठीक है, और भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो भ्रष्टाचार की जड़ रिश्वत है, लोभ है और लालच है। कबीर धर्म के लिए भक्ति को अनिवार्य समझते हैं। कबीर धर्म के लिए किसको अनिवार्य समझते हैं, तो भक्ति को। और ये कबीर वाला क्वेश्चन जो है वो VVI है और भ्रष्टाचार वाला है। नेक्स्ट है, तुलसीदास राम जो है, जो क्वेश्चन बताया उसका आंसर क्या होगा, राम भक्ति के भूखे हैं। तुलसीदास राम के समक्ष समर्पण करने वाले कवि हैं और वे भक्ति की भीख मांगते हैं और ये भी आपका VVI है। नेक्स्ट है, माँ बिस्नी अपने बेटे को लड़ाई में कुछ कमाने हेतु भेजती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन पहले आपको दिखा देते हैं। इसमें क्वेश्चन था, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, इसी का आंसर दे रहा हूँ। तो यहीं पर है, माँ बिस्नी अपने बेटे को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने हेतु भेजती है ताकि मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सके। ताकि क्या हो, मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सके, इसीलिए भेजती है। लेकिन सपने किसी के होत न पूरे, रोज बनाए फिर भी अधूरे। सपने किसी के होत न पूरे, रोज बनाए फिर भी अधूरे। ठीक है, नेक्स्ट था, ये भी आपका VVI है। और बजीरा सिंह किसका विदूषक है, तो बजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। तो ये हो गए आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता रघुबीर सहाय हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता जो है वो रघुबीर सहाय हैं। लिखते चलेंगे, बे हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं पत्रकार। बे हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं क्या है, पत्रकार हैं। बे हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं पत्रकार हैं। अधिनायक कविता एक व्यंग
कविता है। अधिनायक कविता कैसे कविता है? अधिनायक कविता एक व्यंग कविता है। इस कविता में आज़ादी के बाद इस कविता में आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के इस कविता में आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के इस कविता में आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग की संपूर्ण वर्ग के प्रति रोषपूर्ण प्रतिक्रिया सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। रोषपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इसमें सत्ताधारी वर्ग के प्रति इसमें सत्ताधारी वर्ग के प्रति तीक्ष्ण कटाक्ष है। इसमें सत्ताधारी वर्ग के प्रति तीक्ष्ण कटाक्ष है। आज़ादी के बाद, ठीक है, आगे लिखेंगे, आज़ादी के 20 वर्ष बीत जाने के बाद आज़ादी के 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज़ादी के 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी आम आदमी के जीवन में आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। आम आदमी के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वह आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। वह आम आदमी का प्रतिनिधि है। वह आम आदमी का प्रतिनिधि है जो राष्ट्रीय त्योहार के दिन अपने विद्यालय में झंडा फहराए जाने के जलसे में फटा सुथन्ना पहले राष्ट्रगान दोहराता है। फटा सुथन्ना पहले राष्ट्रगान दोहराता है, जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। कवि का संयत व्यंग जनगण मन अधिनायक, कवि का संयत व्यंग जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। तो ये हो गए इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा, हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधन में नहीं घिरा। इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक की रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। इस कहानी के कहानीकार हैं हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्ययन। ठीक है, बात्स्ययन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्ययन अज्ञेन इस कहानी के कहानीकार हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रस्तुत कथन या कहानी रोज की नायिका मालती के दूर के रिश्ते में भाई का है। मालती और उसका मित्र भाई दोनों बचपन में एक साथ
पढ़ते और खेलते थे। मालती और उसका मित्र भाई दोनों बचपन में एक साथ पढ़ते और खेलते थे। दोनों दूर के रिश्ते में भाई बहन हैं। दोनों दूर के रिश्ते में भाई बहन थे। दोनों दूर के रिश्ते में भाई बहन थे, पर उनमें भाई बहन से ज़्यादा मित्र भाव का संबंध था। पर उनमें भाई बहन से ज़्यादा मित्र भाव का संबंध था। आगे लिखेंगे, उनके व्यवहार में हमेशा मित्रता की स्वेच्छा और स्वच्छंदता की मौजूदगी रहती थी। उनके व्यवहार में हमेशा स्वेच्छा और स्वच्छंदता की मौजूदगी रहती थी। मित्र मित्र के बीच जो खुलापन अस्पष्टता वर्जनाओं से मुक्त उल्लास आदि का आधिक्य होता है, वह सारा कुछ उनके व्यवहार में क्या था? मौजूद था। वह सारा कुछ उनके व्यवहार में मौजूद था। ठीक है। वे अपनी इच्छाओं के स्वामी थे। व्यवहार में सामाजिक मर्यादाओं से अलग अपने मित्र संबंध की मर्यादाओं के अनुपालन करता थे। उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं था। दोनों क्या थे? दोनों समान थे। हंसी मजाक ठिठोली व्यंग अकथ्य आकर्षण मौज मस्ती आदि उनके सहज व्यवहार के अंग थे। यानी हंसी मजाक सब चलता रहता था। उनके पारस्परिक व्यवहार में रिश्ता का कोई बंधन नहीं था। समाज उन्हें भाई बहन समझता था, पर वे लोग क्या थे? मित्र भाव से जुड़े हुए थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति भाव का सहज आकर्षण था। ये देखिए, एग्जाम में आपको ये भी आई है, और एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में ऐसे पूछा जाएगा कि इस कविता को कौन लिखे हैं या इसके राइटर कौन है। ठीक है। तो रोज के यहाँ पे मिलान करना है। तो रोज के लिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोज क्या है? एक कहानी है। अगर क्वेश्चन आए रोज क्या है तो क्या डालेंगे? एक कहानी है। नेक्स्ट है आपका हर चरण। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हर चरण। तो हर चरण, ठीक है, हर चरना के लिए क्या होगा? अधिनायक। हर चरना के लिए क्या हो जाएगा? अधिनायक। रोज के लिए क्या हो गया? एक कहानी है। नेक्स्ट है आपका कमायनी। कमायनी के कौन है? जयशंकर प्रसाद। और आपका नेक्स्ट है आपका भगत सिंह। भगत सिंह क्या है? एक लेख एवं पत्र है। भगत सिंह क्या है? एक लेख एवं पत्र है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा। तो शिक्षा के लिए क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में ऊपर जो बच गया वो उसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का जय कृष्ण मूर्ति। एक बार फिर से मिला देता हूँ। रोज के लिए, ठीक है, रोज के लिए एक कहानी है। हरचरना क्या है? ठीक है, अधिनायक है। कमायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद। और भगत सिंह क्या है? तो एक लेखक एवं पत्र। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आप यहाँ से स्क्रीन का लघु उत्तरीय प्रश्न
तो पहला क्वेश्चन है, जमादार लहना सिंह ने जर्मन लप्टन को क्या करते हुए देखा, और ये आज का VBI क्वेश्चन है। तो फिर से बोल देते हैं, जमादार लहना सिंह ने जर्मन लप्टन को क्या करते हुए देखा। ठीक है, तो और सेकंड क्वेश्चन है, आंसर भी दे देंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य क्या है, संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, करबक के कवि की सोच क्या है, करबक के कवि की सोच क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे अति लघु में दिया गया है। ठीक है, और चारों VBI है, और इसका हम लोग आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो जमादार लहना सिंह का है उसे देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसलिए लेने में नहीं बनेगा, छोटा करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए बड़ा करके मैं लिख देता हूँ, बोल देता हूँ। आप जैसे कोचिंग में लिखते हो कॉपी पे सुनकर, उस तरीके से सुनकर और देखकर लिखना शुरू कीजिए। जमादार लहना सिंह दीवार से चिपक कर नकली लप्टन साहब की करतूत देखने लगा। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, जमादार लहना सिंह दीवार से चिपक कर नकली लप्टन साहब की करतूत क्या करने लगा, देखने लगा। करतूत को क्या करने लगा, देखने लगा। लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को खंदक की दीवारों में जगह जगह क्या किए, घुसेर दिए, और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, सूत की एक क्या थी, गुत्थी थी। उसको उसने सिगरी के पास रख दिया। सलाई जलाकर वह गुत्थी पर रखने ही वाला था कि लहना सिंह ने बिजली की तरह, सलाई जलाकर वह गुत्थी पे रखने ही वाला था कि लहना सिंह ने बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर उसकी कोहनी पर तान कर दे मारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था संपूर्ण क्रांति का। तो संपूर्ण क्रांति एक बृहत और व्यापक आंदोलन है। यह वर्तमान की सामाजिक और राजनीतिक जड़ता को तोड़ने की क्रांति है। इस क्रांति का लक्ष्य है दल विहीन वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक समानता और जीवन के क्षेत्र में नैतिकता के प्रति आग्रह विकास। यह भारत की जनता की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं नैतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की क्रांति है। नेक्स्ट देख लेते हैं करबक। तो करबक के कवि मलिक मोहब्बत जायसी है। कवि के अनुसार कविता कवि के व्यक्तित्व के अनुरूप ही होता है। जायसी के अनुसार कविता को उन्होंने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। इसमें गाढ़ी प्रीति का नयन जल है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। कभी एक दिन मर जाएगा लेकिन उनकी लिखी कविता अमर रहेगी। यह कवि जायसी की सोच है और यह सच में उनकी सोच सही साबित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर में रहने लगा।
ठीक है। यहाँ से जिंदगी जो है दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन जो है वो निस्सीम होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकारिक अधीन हो गई, चल अधीन होती चली गई। ठीक है। और किसी के विकास के साथ ही नारी की पराधीन। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा अपने शब्दों में लिखिए। तो पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ में वर्णित विचारों का स्पष्ट करें, इसको भी देखेंगे। उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे को कविता का सारांश लिखिए। जन जन का चेहरा शीर्षक कविता का भावार्थ लिखिए, और ये जन जन का चेहरा जो है वो VBI है। ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो हम लोग आ गए हैं आंसर पे। ठीक है। मालती के घर का भाव आपको कैसा लगा? तो कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के यंत्रवत जीवन की झलक तब मिल जाती है। ठीक है। कहानी के प्रथम भाग में ही मालती के यंत्रवत जीवन की झलक तब मिल जाती है जब वह अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है। अतिथि का स्वागत कैसे करती है? केवल औपचारिक ढंग से करती है। अतिथि उसके रिश्ते का भाई है। अतिथि उसके रिश्ते का भाई है, लेकिन आगे बोला गया है जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी। अतिथि जो आया है उसके रिश्ते का भाई है, जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी। पर बरसों बाद आए भाई का स्वागत पर बरसों बाद आए भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं करती। बरसों बाद आए भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं करती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा देती है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर ही देती है। उसमें अतिथि की कुशलता या उसके वहां आने के उद्देश्य से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग लिख सकें। ठीक है। फुल क्वेश्चन का स्क्रीन पे दूंगा, छोटा हो जाएगा, आपको दिख नहीं पाएगा। के उद्देश्य या अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं है। अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती है। ठीक है। उत्सुकता नहीं दिखती है। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा या किसी बात के लिए उत्कंठा भी थी, तो वह 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नहीं रही। पिछले 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बूझ सा गया है, जिसे उसके रिश्ते का भाई भांप लेता है। अतः मालती का मौन उसके दंभ या अवहेलना का सूचक नहीं है, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहहीनता, निरस्ता, यांत्रिकता की ही सूचक है। यह एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने। व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। यह एक नारी की सीमित घरेलू परिवेश, घरेलू परिवेश के बीतते
घरेलू परिवेश के बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। घरेलू परिवेश के बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक लिख लिए होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। क्लास का टाइम मैं पहले ही बता दिया हूँ, वीडियो जो है मेरी नीचे में शो होता रहता है कि सुबह 6:30, सुबह 10 और शाम के 6:30 बजे आपकी क्लास होती है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी नोटबुक और पेन लेकर ही मेरी वीडियोस देखने बैठें और उसे नोट्स बनाते चलें। और सिर्फ नोट्स नहीं बनाते जाएं, उसे याद भी करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम में मात्र आपका 2 से ढाई महीना ही रह गया है और पढ़ाई तो आपको ही करना है, याद आपको ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ में वर्णित विचारों को स्पष्ट कीजिए, जो कि VVI क्वेश्चन है। ठीक है, और आप श्योर रहें, अगर आप मेरी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको 70 to 80% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। राइटिंग अच्छी है तो आप 90 स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है, एवरेज आप 70 to 80% आपको मार्क्स आ ही जाएंगे। मैं जितने भी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे वीडियो, नंबर ऑफ वीडियोज को इंक्रीज करने की। बस आप लोग के लिए यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि अब जो है लाइव लोग आना कम कर दिए। हो सकता है आप लोग की कोचिंग का टाइम रहता हो। ठीक है, तो मैं कोचिंग करने के लिए मना नहीं करूँगा, आपको जब टाइम मिलता है उस टाइम में ही क्लास कर लीजिए। एक तरफ आप कोचिंग क्लास किए हैं जो भी 2,000-3,000 रुपया लगाकर, और एक तरफ आप मेरी वीडियोस की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में, और आप खुद अनुभव करोगे आपके कोचिंग से कितना क्वेश्चन आया और मेरे वीडियोस से कितना क्वेश्चन आया है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति पाठ में 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश, पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के, दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का, संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश, संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश संकलित है। संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश संकलित है। देखो, पढ़ने का एक और भी तरीका है कि आप जो है हेडफोन लगाकर, जब आप सोने जाएं, हेडफोन लगाकर वीडियो को प्ले कर दीजिए। ठीक है, और हिंदी की खास कर और हेडफोन में आप सुनते रहिए। ठीक है, इससे आपका और भी याद जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। नोट्स तो बना ही रहे हैं, लेकिन रात को वैसा जरूर करें, सोने से 1 घंटा पहले। ठीक है, आप सारा रिपीट कर लें। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में, संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में, पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति घटना से प्रकाशित है। जन मुक्ति घटना से प्रकाशित है। जन मुक्ति पटना से, घटना नहीं, पटना से प्रकाशित है। इस संकलित अंश से उनकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है। उनकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, एक छोटी सी झलक भर मिलती है। किंतु लाखों की संख्या में संपूर्ण प्रदेश, किंतु लाखों की संख्या में संपूर्ण प्रदेश, किंतु लाखों की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के, लाखों की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए, विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन समूह के बीच, उस ऐतिहासिक जन समूह के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी, लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक बातें कही। लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर, और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर, और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही, और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। उनकी बातें सुनकर भाषण के बाद लोगों के हृदय में, उनकी बातें सुनकर भाषण के बाद लोगों के हृदय में
क्रांतिकारी विचार धधक उठा। उनकी बातें सुनकर भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया और आंदोलन का विराट रूप धारण कर लिया और आंदोलन का विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और ना वैसा कोई और ना वैसा कोई न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और न ही वैसा कोई प्रेरक भाषण और न जन संवाद न प्रेरक भाषण और न जन संवाद कायम हो सका। न प्रेरक भाषण और न जन संवाद कायम हो सका। वास्तव में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य वास्तव में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य देश में अराजकता वास्तव में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य देश में अराजकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शंखनाद माना जाता है। देश में अराजकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शंखनाद माना दूं। क्वेश्चन और सीरीज में तहत जो VBI है वो 100% जो है वो एग्जाम में आपको आएंगे। ठीक है, तो आइए इसकी आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, ब्रजभाषा अपनी कोमलता लालित्य और मांडव्य के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक सदियों तक हिंदी क्षेत्र के प्रमुख काव्य भाषा बनी रही। कृष्ण और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृति संजोए ब्रजभाषा ब्रज की गोचारण की प्रधान संस्कृति का संबल पाकर फैल चली। उसने अपने गीत संगीत में प्रकृति और अभिरुचियों द्वारा ब्रज क्षेत्र से बाहर तक व्यापकता अर्जित की। सूरदास जी इसी ब्रज भाषा का महान कवि हैं। आपको पता है कि सूरदास कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं और उनकी जो भी लिखते हैं वो कृष्ण के ऊपर ही लिखते हैं। तो सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि हैं। नेक्स्ट है आपका, हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान है। हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान। मैं बता दूं कि अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी इसका आंसर देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन, किसी में तो ऑल क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वो लोग भी देख लीजिएगा। हरचरना जो है, हरचरना आम आदमी का प्रतिनिधि है। हरचरना आम आदमी का प्रतिनिधि है। आम आदमी अभावों में जीता है। आम आदमी अभावों में जीता है और महाबली नेताओं का गुणगान किया करता है। हरचरना जो कभी हरिचरण था, ढीला ढाला पजामा पहने राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में सम्मिलित होता है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अधिनायक का गुणगान करता है। मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। फटे सुथन्ने में अपनी स्थिति से बेखबर अधिनायक का गुणगान गाता हुआ हरचरना आसानी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, चंपारण की भूमि ने किसको किसको आश्रय दिया। चंपारण की भूमि ने किसको किसको आश्रय दिया।
चंपारण की भूमि पर आने वालों का तांता बंधा ही रहा। चंपारण की भूमि पर आने वाले का तांता बंधा ही रहा। यहाँ 12वीं सदी में सुदूर दक्षिण से आए कर्नाटक वंशी मुसलमान आक्रमणकारी आए। आजीविका की खोज में आदिवासी हरिजन मजदूर आए। यहाँ की उर्वर भूमि से धन प्राप्त करने के अभिलाषी पछाही जमींदार और गोरे साहब आए। यहाँ की भूमि यानी कि चंपारण की धरती ने इन सबको आश्रय दिया। यहाँ की भूमि ने चंपारण की धरती ने इन सबको आश्रय दिया। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों को भी यहाँ की भूमि ने शपथ दी। पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों को भी यहाँ की भूमि ने शरण दी। और ये भी आपका VBI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो रात भर नींद नहीं आती थी। मालती का यह कथन किस प्रसंग में है? और ये भी VBI है। पहले तो रात भर नींद नहीं आती थी, मालती का कथन किस प्रसंग में है? तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है, इस पहाड़ी क्षेत्र में मालती को पति की नौकरी पर आए महज 15 दिन हुए हैं। मालती को पति की नौकरी पर आए महज 15 दिन हुए हैं। इतने ही दिनों में उसने गैंग्रीन में मरने वाले अनेक रोगियों को देखा। पहले जब उसे किसी के मरने की खबर मिलती थी तो वह विचलित हो जाती थी। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। पर आज वह इतनी अभ्यस्त हो गई है कि किसी के मरने की खबर से उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। क्योंकि किसी के मरने की खबर से भी उसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका VBI, सूबेदार हजारा सिंह को जर्मन लेफ्टिनेंट को देखकर क्यों शंका नहीं हुई? सूबेदार हजारा सिंह को जर्मन लेफ्टिनेंट को देखकर क्यों शंका नहीं हुई? सूबेदार हजारा सिंह को खंदक के सामने जर्मन लेफ्टिनेंट को देखकर कोई शंका नहीं हुई। उसने हिंदुस्तानी रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट की वर्दी पहन रखी थी। अतः सूबेदार हजारा सिंह उसे पहचान नहीं सका। अंधेरा होने से वह जर्मन लेफ्टिनेंट को ठीक से नहीं देख सका। जर्मन लेफ्टिनेंट सीखी हुई उर्दू बोल रहा था, अतः भाषा के आधार पर भी सूबेदार को कोई शंका नहीं हुई। हिंदुस्तानी लेफ्टिनेंट भी उर्दू बोलते थे, इसलिए सूबेदार हजारा सिंह जो है जर्मन लेफ्टिनेंट को नहीं पहचान। अगर YouTube आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है वीडियो का, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं वीडियो की लिंक सेंड कर देता हूँ। इससे आपका कोई भी वीडियो जो है वो नहीं छूटेगा। ठीक है, और आपको ये भी कर लेना है कि हो सकता है व्हाट्सएप पे लेट हो जाए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटी होता है उसको जो है ऑल पे क्लिक करना है, तभी आपको कोई भी वीडियो का नोटिस जो है नहीं छूट पाएगा। और एग्ज़ाम के जब 10 दिन बचेंगे तो उस टाइम मैं और भी कुछ करूंगा, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को ही पता चल पाएगा। तो इसलिए भी आप हर वीडियो देखा कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 100% मेरे वीडियो से ही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, बस आपको देखना क्या है, जो क्वेश्चन आउट सीरीज है, क्वेश्चन आउट सीरीज वाली ही वीडियो देखिएगा, पहली की वीडियो नहीं। क्वेश्चन आउट सीरीज लिखा हुआ होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्वेश्चन आउट सीरीज, या आपको नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चन आउट सीरीज अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च कीजिए। क्वेश्चन आउट सीरीज बाय अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब पे सर्च कीजिए। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आउट सीरीज के तहत वीडियो करा चुका हूँ सब कुछ